Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आज हमारा एसी चैप्टर बच्चे खत्म हो जाएगा। कल एसी चैप्टर का सब्जेक्टिव टेस्ट है, फिर मैं वेंसडे को या नेक्स्ट सैटरडे को ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा। उससे पहले मैं इसकी आपको शीट दे दूंगा ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव पूरी शीट करनी है, फिर आपने इसका ऑब्जेक्टिव लेवल का टेस्ट देना है। तो they will start power through AC circuit and this is the last topic of alternating current. सर कल वाले लेक्चर का लिंक सेंड कर दो। मानसी बच्चे मैं भूल गया, मेरे ना एक्चुअली याद नहीं रहा, माइंड से निकल गया। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, क्लास के बाद कर देता हूँ। मुझे फोन कर दिया वो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। तो लास्ट टॉपिक है हमारा बच्चों आज का, पावर थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट। अब जो इस बार सिलेबस में चीजें कटी हैं वो एसी में से इसी टॉपिक का कुछ हिस्सा कटा है। पावर थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट मैं आपको करवाऊंगा बच्चों आज। इसके अंदर इसका कुछ पार्ट कटा है पावर थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। और जो पार्ट कटा है मैं आपको वो बताऊंगा कि ये पार्ट कटा है, उस पार्ट का कटने का लॉजिक भी था जो इन्होंने काटा हुआ है, उसकी जरूरत भी नहीं, छोटा सा पार्ट है। तो लेट अस स्टार्ट विद पावर ऑफ एन AC circuit. Write down power of an AC circuit. This is our last topic of alternating currents. इसमें बच्चों ट्रांसफार्मर भी आता है, जनरेटर भी आता है, वो मैं आपको EMI में करवा चुका है ना। उसमें किसी को कोई वो नहीं है ना। मैंने जो AC के अंदर दो टॉपिक आते हैं, ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर, वो मैंने वो आपको उसमें करवा दिए थे EMI के अंदर, AC में नहीं करवा रहा। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये टॉपिक छोड़ दिया सर ने। एलसी ऑसिलेशन भी हो गया, उसके बाद ट्रांसफार्मर है, उसके बाद जनरेटर है, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एक मिनट बच्चों। हाँ गुड मॉर्निंग, क्या है भाई? मेरी क्लास है, जाता मैं फ्री हो जाऊंगा तो 40 मिनट बाद। हाँ 8 बजे फ्री हो जाऊंगा। जी जी जा जे आप आराम नाल देखनी है तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगा 10:30 11 बजे। 11 बजे तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। हूँ तो मर्जी, चाबी लिया के रख लो तुम, एक बार आप देख लो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ कर लो। 11 बजे देखनी है या सवेरे देखनी है? बस तुम अपने को रख लो, फिर आप आराम नाल देख लो। हाँ जी बच्चे, करें स्टार्ट पावर ऑफ एन AC सर्किट। बच्चों कहाँ रह गए? करें स्टार्ट। यस सर। ओके तो स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ एन AC सर्किट। इसके अंदर सबसे पहला तो पावर का फॉर्मूला तो सभी बच्चों को पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी बोलो बच्चों, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। उसका फॉर्मूला क्या होता है? VI। वेरी गुड। तो लिखो द रेट at which electrical energy is consumed, the rate at which electrical energy is consumed in an electric circuit is called its power। ठीक है, पावर क्या होती है? वो वाला रेट जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसको हम पावर बोलते हैं। पावर थ्रू DC सर्किट क्या होती है? पावर थ्रू DC सर्किट हमने
P इज इक्वल टू VI आप लोगों ने किया हुआ है। इसमें आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आई को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, P इंटू इज इक्वल टू VI। इन AC सर्किट में पावर क्या होनी चाहिए? बच्चों देखो, AC सर्किट के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। यस और नो करना, अच्छी बात है। यस सर। अगर टाइम एंड वोल्टेज, अगर AC करंट के अंदर वोल्टेज भी चेंज करती है टाइम के साथ और करंट भी चेंज करता है टाइम के साथ, तो पावर भी तो चेंज होगी बच्चे, है ना? बोलो। यस सर। AC करंट के अंदर तो फिक्स होती है वोल्टेज करंट, जो 20 वोल्ट दे दो 10 वोल्ट दे दो, फिक्स है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट की जो कर्व होती है कुछ ऐसे होती है ना, साइनोसॉइडल कर्व होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। अगर वो साइनोसॉइडल करंट है तो जब वोल्टेज है तो हर पॉइंट पर करंट और वोल्टेज की वैल्यू बच्चे क्या होती है? बोलो। डिफरेंट। Different. अगर मैं कह दूं ऑल्टरनेटिंग करंट में कोई सर्किट 5 एम्पियर करंट ले रहा है तो इसका मतलब मुझे बता सकता है कोई बच्चा कि क्या है इसका मतलब? अगर कोई सर्किट 5 एम्पियर करंट ले रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो एवरेज 5 है। Oh, very good. Average value of 5. It doesn't mean कि हर टाइम पर वो अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 5 एम्पियर करंट लेगा, ठीक है? इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू 5 है, ये 5 वैल्यू मैक्सिमम है इसकी। वो करंट कितना लेगा? कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, फिर 0, फिर 4, 3, 2, 1, 0, है ना? ऐसे उसका करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यानी बच्चों कहने का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज एंड करंट के चेंज होने की वजह से क्या होगा? यस, ऑल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज और करंट के चेंज होने की वजह से क्या होगा? वोल्टेज भी चेंज होगा, करंट भी चेंज होगा, तो पावर भी तो चेंज होगी। यानी अब यहां पर पावर दो तरह से लिखी जाएगी। जहां पर करंट और वोल्टेज चेंज होने से पावर चेंज होगी, वो चेंज दो तरह का हो सकता है बच्चे। वो आप एवरेज लिखोगे या आप इंस्टेंटेनियस लिखोगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक टाइम पर पावर कितनी है, एवरेज का मतलब टोटल सर्किट के अंदर पावर कितनी है। तो मैं यहां पर लिखूंगा इन AC सर्किट बोथ वोल्टेज एंड करंट चेंजेस, दोनों ही क्या होंगी? चेंज होंगे साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडल का मतलब आपको पता है, साइन की कर्व होती है। साइनोसॉइडली विद टाइम। also may have फेज डिफरेंस। इसमें फेज डिफरेंस भी हो सकता है। फेज डिफरेंस डिपेंड करता है कौन सा सर्किट है। सो वी राइट हियर इंस्टेंटेनियस पावर। क्या होगी इंस्टेंटेनियस पावर बच्चे? बताएगा कोई इंस्टेंटेनियस पावर अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूं? V into I naught sin omega t। V इंटू बच्चे करंट की वोल्टेज की इक्वेशन मैंने मान ली, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चे? I नॉट साइन ओमेगा टी, या तो प्लस फाई आएगा या माइनस फाई आएगा, यही आएगा, दोनों में से एक आएगा, है ना? बोलो बच्चों। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। No, sir. ओके, या तो प्लस फाई या फिर माइनस फाई, दोनों में से एक चीज आएगी हमारे पास। तो अब अगर मैंने पावर लिखनी है, इंस्टेंटेनियस पावर, वो होती है वोल्टेज इनटू करंट। ये जो वोल्टेज होती है और ये जो करंट होता है किसी एक टाइम पर होता है। तो मैं यहाँ वोल्टेज की वैल्यू पुट कर लेता हूँ V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस
तो ये मेरे पास पावर आ गई बच्चों V0 I0 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ तक देख लो, ये स्टेप क्लियर है सभी को। ये कौन सी पावर आई है बच्चों? ये आई है इंस्टेंटेनियस पावर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब बच्चों मैंने क्या निकालना है? मुझे तो एवरेज पावर चाहिए, है ना? ये तो किसी टाइम पर है। अगर मैं इसकी एवरेज पावर निकालना चाहूँ, पहले मैं इसको इंस्टेंटेनियस को थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ। V0 I0 मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ? 2 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। मैथ वाले स्टूडेंट को हिंट मिल गया होगा कि आगे क्या करना है। हाँ जी बच्चों, क्या करना है? ये फॉर्मूला बन गया 2 sin A sin B। फॉर्मूला क्या होता है 2 sin A sin B का? बोलो बच्चों। sin A plus B plus cos A plus B। cos A minus B minus cos A प्लस। देखो ये होता है कि नहीं होता? गलत तो नहीं है? देख लो, चेक करना है, चेक कर लो भाई, मुझे बता दो सही है फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, चलो आगे। एक बार चेक करना चाहते हो, चेक कर सकते हो आप फॉर्मूला। चले आगे। यस सर। अच्छा 2 sin A, A की जगह क्या है बच्चे? अब बताओ मुझे, A की जगह क्या पुट करना है? ओमेगा टी। B की जगह क्या पुट करना है? बोलो। ओमेगा टी प्लस 5, है ना? यही पुट करना है। तो पुट करो cos A कितना है बच्चे? ओमेगा टी। B कितना है बच्चों? ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी प्लस। ये इसके साथ कट गया बच्चों। मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर रहा हूं, नोट कर लो फटाफट। ऊपर से नोट कर लो बच्चों। अब बताओ इसके बाद पावर इंस्टेंटेनियस किसके इक्वल होगी? V0 I0 by 2 cos माइनस 5, ये आ गया cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ से देखो, क्लियर है इतना? cos माइनस थीटा क्या होता है पता है आपको? व्हाट इज cos माइनस थीटा? cos theta। cos ना माइनस को खा जाता है। V0 I0 by 2, ये cos 5 cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। दैट्स इट। यहाँ से देखो सभी को क्लियर है इतना इंस्टेंटेनियस पावर। नीचे से मैं रब कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है इतना? यस सर। इसके बाद अगर मैं बात करूं एवरेज पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/टाइम P इंटू डिग्री। ये मेरा एवरेज पावर का फॉर्मूला है।
1/t एवरेज पावर। P इंस्टेंटेनियस कितनी निकाली है बच्चों? ये P इंस्टेंटेनियस होता है, P की वैल्यू कितनी है? V0 I0 बाय 2। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा? cos phi माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस phi इंटू ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखो, किसी को कोई डाउट है? इतने में किसी को कोई डाउट है? P एवरेज V0 I0 बाय 2P cos phi dt इंटीग्रेशन 0 to t माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस phi इंटीग्रेशन dt 0 to t। P एवरेज V0 I0 बाय 2t cos phi कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर 0 to t dt cos 2 ओमेगा t। बच्चों cos 2 ओमेगा t प्लस d phi की इंटीग्रेशन क्या होती है? इस चीज की इंटीग्रेशन क्या होती है? इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इसकी जो इंटीग्रेशन होती है साइड पे लिख लो, मैं आपको रफ में करवा भी दूंगा। इसकी जो इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t प्लस phi dt इज इक्वल टू 0। ये 0 होती है इसकी इंटीग्रेशन। साइड पे लिख लो बच्चों, दोबारा फिर बता रहा हूं, इसकी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 होती है। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए नो नीड टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, लेकिन नॉन मेडिकल वाले करेंगे। नॉन मेडिकल वाले अपने आप इसकी इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे मुझे। मेडिकल वाले भी ट्राई कर सकते हैं। जिसने सॉल्व कर ली, इसकी इंटीग्रेशन 0 प्रूव कर दी, वो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो कि ये सर इंटीग्रेशन 0 आ गई। P average is equal to V0 I0 by 2t cos phi dt की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बच्चे? t आ जाएगी। ये t ने t को मार दिया। P एवरेज कितनी आ गई? V0 I0 by 2 into cos phi। यहां तक देख लो, सभी को क्लियर है पावर? किसी को कोई डाउट है तो पूछो आप। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं रब कर दूं? नोट कर लिया सभी ने? एक मिनट। डन सर। बच्चों इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके बाद बात करूं, मैं इसको ना देखना ऐसे लिख रहा हूं, √2 लिख सकता हूं। ये क्या होता है बताएगा कोई मुझे? ये वैल्यू क्या होती है? हाँ जी, कोई बताएगा ये वैल्यू क्या होती है और ये वैल्यू क्या होती है? याद है किसी को? इसको बोलते हैं VRMS, इसको बोलते हैं IRMS। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जो घरों में वोल्टेज आती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट आती है, वो एक्चुअल वैल्यू होती है जो हमारे पास घरों में आती है।
इसको आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज बोल सकते हो, जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ, इसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। हमें जो घरों में मिलती है वो वाली वोल्टेज होती है, उसको बोलते हैं VRMS और IRMS। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, VI cos phi। VI आर द इफेक्टिव वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज भी बोला जाता है इसको। यहां तक देख लो, अगर आपको क्लियर है ये सारा तो हम आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आपको सभी को? यस सर। नोट कर लो फटाफट, मैं रब कर रहा हूँ इसको, रब कर रहा हूँ बच्चों। हाँ जी, एवरेज पावर का फॉर्मूला बोलेगा कोई? VRMS IRMS इंटू कॉज ऑफ फाई, यही होता था एवरेज पावर। अब बच्चे, ये तो वोल्टेज और करंट की एक्चुअल वैल्यूज होती है, रूट मीन, स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ करंट जो होती है, ये हमारे पास करंट और वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू जो घरों में आती है वो होती है। लेकिन पावर में कुछ साथ में जुड़ा हुआ है, ये फैक्टर जुड़ा हुआ है पावर में। इस फैक्टर को नाम देते हैं पावर फैक्टर, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। यानी जो पावर होती है अल्टरनेटिंग करंट की बच्चों, वो अकेली वोल्टेज एंड करंट पर डिपेंड नहीं करती, वो वोल्टेज, करंट एंड एक और फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिस फैक्टर को हम नाम देते हैं पावर फैक्टर। लिख सकते हो, सो द पावर, एवरेज पावर dissipated depends not only on the voltage and current but also on the cosine of the phase angle phi between them. The quantity cos phi is called power factor. Power in different cases. सबसे पहले पावर थ्रू रेजिस्टिव सर्किट। पावर थ्रू रेजिस्टिव सर्किट करने के लिए बच्चों ये 5 फेस एंगल बता सकता है कोई कितना होता था? रेजिस्टिव सर्किट में फेस एंगल कितना होता था? करंट और वोल्टेज में क्या फेस डिफरेंस होता था बच्चों, बताएगा कोई? कितना बच्चे? सर 0। वेरी गुड, यस बच्चों, रजिस्टर के केस में 5 फेज डिफरेंस क्या होता था? 0। तो cos 0 कितना हो जाएगा बच्चे? 1। तो पावर क्या हो जाएगी? VRMS IRMS। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यानी करंट भी और वोल्टेज भी दोनों सेम फेज में होते हैं।
RMS लिख देता हूँ, RMS यहाँ पर लिख रहा हूँ IRMS VRMS। अच्छा, दूसरा पावर थ्रू इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर के लिए बताएगा कोई? π/2। ओह वेरी गुड। फेज डिफरेंस होता है π/2। cos π/2 बच्चे कितना होता है? 0। 0। तो पावर क्या हो जाएगी? Hence no power is dissipated hence inductive circuit will not consume any power। इंडक्टिव सर्किट कोई पावर ही नहीं खाता है। क्लियर? तीसरा पावर थ्रू कैपेसिटिव सर्किट। पावर थ्रू कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या है? फाई कितना होता है पावर थ्रू कैपेसिटिव सर्किट में? π/2। cos π/2 क्या होता है? 0। तो एवरेज पावर कैपेसिटर की भी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है बच्चों? यस सर। Hence average power through capacitor is also 0। बच्चों, जो सर्किट पावर नहीं खाता, पहली बात तो ये सिलेबस में नहीं है आपके पावर फैक्टर, यही नहीं है। वहां लिखा हुआ पावर फैक्टर सिलेबस में नहीं है। अब पावर फैक्टर सिलेबस में नहीं है, क्या पावर भी सिलेबस में नहीं है? ये भी पता नहीं है कुछ। मुझे लगता है इसमें से चांसेस कम है आने के, बट लेकिन हमने तो आगे कंपटीशन के एग्जाम्स भी देने हैं, तो आप कर लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों बात ये है कि कैपेसिटर और इंडक्टर की पावर 0 होती है। क्यों 0 होती है बच्चों, बताएगा कोई? कैपेसिटर और इंडक्टर की पावर 0 होती है, क्यों 0 होती है? 0 होने का कारण क्या है, बताओ। हाँ जी बच्चों, इंडक्टर और कैपेसिटर की पावर 0 होती है, 0 होने का कारण बताओ। बोल नहीं रहे? हाँ जी, बोलेगा कोई? बच्चों बात ये है, इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर क्यों 0 होती है, आपको बताया है। फेस एंगल कितना होता है? π/2। तो पावर फैक्टर क्या हो गया बच्चे? 0। यानी पावर फैक्टर 0 होने से कैपेसिटर और इंडक्टर की पावर 0 होती है। अगर बच्चों पावर फैक्टर 0 होने से या फिर cos π/2 होने से, एंगल 90 होने से पावर 0 होती है, तो इस पावर फैक्टर को बच्चे नाम देते हैं वॉटलेस करंट। समझ आया वॉटलेस करंट क्या होता है? ये भी सिलेबस में नहीं है वॉटलेस करंट। उन्होंने यही दो मेंशन किए हैं, पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट। पावर फैक्टर तो आपको पता लग गया, पावर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैक्टर होता है करंट और वोल्टेज के अलावा, उसको पावर फैक्टर बोलते हैं। अब अगर ये पावर फैक्टर में फेस एंगल 90 हो, तो ये पावर फैक्टर cos phi 0 हो जाता है। जब ये cos phi 0 होता है, यानी cos π/2 होता है, 90 पर होता है, तो इस पावर फैक्टर को नाम देते हैं वॉटलेस करंट। तो इस टाइम पर क्या होगा? वॉटलेस करंट, क्योंकि पावर कोई कंज्यूम ही नहीं करेगी करंट, तो इस करंट को बोलते हैं वॉटलेस करंट। राइट बच्चों?
बच्चों क्लियर वॉटलेस करंट क्या होता है? Yes. ओके बच्चों, इसके आगे मैं आगे चल रहा हूँ। मैंने तो सारे केस करवाए हैं, सारे केस यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा। मैंने ये 3 केस नहीं करवाए, मैंने इसके बाद कॉम्बिनेशन भी करवाए हैं, उनकी भी मैं पावर लिख रहा हूँ यहाँ पर बच्चों। फटाफट लिखते हैं, आगे करते हैं। रब कर रहा हूं मैं इसको। और फोर्थ केस क्या था? पावर थ्रू यस एलआर सर्किट। पावर थ्रू एलआर सर्किट। एलआर सर्किट के लिए बच्चों जल्दी से मुझे देखकर बताओ फाई क्या होता था? जल्दी से बताओ फाई क्या होता था? कॉपी खोलो और देखो पावर, इसके लिए फाई क्या होता था? आपको कुछ याद हो अगर? मैंने tan फाई निकाला था, वो क्या था? एक्सएल ओवर आर था क्या नहीं? Yes, sir. ये आर था बच्चों, ये हमारे पास एक्सएल जो था ऊपर था, अगर आपको याद हो। दोनों में एंगल बन रहा था 90 का। सॉरी, ये वोल्टेज थी, इधर करंट था, इधर वोल्टेज थी इंडक्टर की, और इसके अंदर हमारे पास ये नेट रिजल्टेंट था, है ना? ये नेट रिजल्टेंट था, ये फाई एंगल बना रहा था, तो ये ट्रायंगल बनती थी, याद है कि नहीं? ये एक्सएल अपॉन आर था। हाँ जी बच्चों, अगर इस ट्रायंगल से आपको tan फाई पता लग गया, इस ट्रायंगल से आपको बच्चों पता लग गया, ये एक्सएल है, ये हमारे पास आर है। इस ट्रायंगल से बच्चों अगर आपको ये पता लगे ये हाइपोटेनस कितना होएगा, आर स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर का रूट, तो cos फाई कितना हो जाएगा? tan फाई तो ये आ गया, cos फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो r अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? एवरेज पावर, आई आर एम एस वी आर एम एस, cos फाई की जगह क्या लिख देंगे बच्चे? r अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बताओ बच्चों ये क्लियर है? तो Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? No, sir. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई आर एम एस वी आर एम एस आर बाई जेड, इसको जेड भी बोलते थे अगर आपको याद हो। फिफ्थ केस, पावर थ्रू सी आर सर्किट। लिखोगे फटाफट, अपने आप लिख के दिखाओ मुझे, पावर थ्रू सी आर सर्किट। टाइम थोड़ा सा कम रह गया। पावर थ्रू सी आर सर्किट, हाँ जी बच्चों, सी आर सर्किट में याद है आपको क्या कर रहे थे हम? सी आर सर्किट में ये आर था और इस तरफ एक्स सी था, और ये नेट वोल्टेज थी, एंगल फाई बना रहा था। आप देख सकते हो कॉपी खोल के, एक्स सी बाय आर था, ये कॉपी खोल के देख लो, यही था। हाँ जी बच्चों, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई कितना आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, रब कर दो इसको। हेलो, हाँ जी बच्चों, रब कर दूं? यस सर। Yes, sir. समझ आ रहा है ना पूरा? Yes, sir. तो मैं रब कर रहा हूँ इसको। हाँ 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 हाँ, कितने केस हो गए? 5 हो गए, 6 पावर थ्रू एलसीआर। इसको बताओ बच्चों,
पावर थ्रू एलसीआर सर्किट के लिए बताएगा कोई फेज कितना था एलसीआर में? एलसीआर मैंने ये करवाया था एक्सएल माइनस एक्ससी, इधर था आर, ये नेट वोल्टेज थी, ये एंगल था फाई, tan फाई कितना था एक्सएल, देखो चेक कर लो एक बार, यही है, गलत तो नहीं लिख रहा मैं कहीं। तो cos फाई था r अपॉन, यहाँ से एक ट्रायंगल बन गई, इस ट्रायंगल में ये फाई है, ये r है, ये एक्सएल माइनस एक्ससी है, ये r, cos फाई कितना हो जाएगा, ये आ गया पावर फैक्टर, तो एवरेज पावर आ जाएगा आई आर एम एस वी आर एम एस cos फाई की वैल्यू है ये। इसको भी क्या बोलते हैं आपको पता है? Z। ठीक है बच्चों, हाँ जी बोलते नहीं। एट रेजोनेंट पे क्या होता है बताएगा कोई? एट रेजोनेंट पे एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है और जेड किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? अकेला आर के बराबर, तो पावर किसके इक्वल हो जाएगी? बोलो, आई आर एम एस वी आर एम एस आर बाई आर कट गया, वी आर एम एस आई आर एम एस, यानी पावर हो जाएगी मैक्सिमम। मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड in series LCR circuit at resonance। बच्चों यहाँ तक क्लियर? और बोल नहीं रहे कहाँ चले? Yes, sir. ओके, नोट कर लिया बच्चों, ये रब कर दूं इसको? यस सर। ओके, ये आपका होमवर्क है। एवरेज पावर थ्रू रजिस्टर, दूसरा थ्रू कैपेसिटर, थ्रू इंडक्टर, ये तीन डेरिवेशन करनी है। ये दोनों तो प्रूव करना है, एवरेज पावर इसकी 0 होती है, इसमें मैक्सिमम पावर कंज्यूम होती है। ये मैंने करवा भी दिया, मैंने जर्नल केस से आपको बताया, ये दोनों, ये तीनों जर्नल केस से ये वैल्यू पुट करवाई है। आपने पूरा डिराइव करना है इसको, पहले पावर का फॉर्मूला डिराइव करना, फिर पूरा इसको सॉल्व करना। ठीक है, वॉटलेस करंट नॉट इन योर सिलेबस। वैसे होता क्या है वॉटलेस करंट? जब 5 π/2 होता है तो cos 5/2 पावर फैक्टर 0 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाँ जी बच्चों, कार्ड वॉटलेस करंट। ये नोट कर लो फटाफट। कल आपका एसी का टेस्ट सब्जेक्टिव, वेंसडे को ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से पहले शीट मिल जाएगी। ओके बच्चों? Okay, sir. ओके बच्चों, बाय।